हेलो दोस्तों, मैं हूं ब्योमकेश बख्शी और आज आप सुनेंगे एक ऐसे डरावनी और जासूसी कहानी का हिस्सा जो आपको रात भर याद रहेगी। अगर आपको सस्पेंस पसंद है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िए। ये मेरी मदद करेगा और मैं आपके लिए और भी कहानियां ला सकूं। और दोस्तों, ये कहानी आपको एंड तक सुननी ही पड़ेगी, वरना आप सच में सस्पेंस का मजा मिस कर देंगे। तो चलिए बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की रात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ब्योमकेश बख्शी की एक बेहद दिलचस्प और धीरे धीरे डरा देने वाली कहानी। ये करीबन आधी रात का वक्त था। शहर पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सड़कों पर सन्नाटा और हवा में ठंड के साथ एक अनजाना सा बोझ। अचानक डॉक्टर वॉटसन के दरवाजे पर दस्तक हुई। ठक ठक ठक। इस वक्त भला कौन हो सकता है? ये सोचते हुए वॉटसन ने धीरे से दरवाजा खोला और जैसे ही उनकी नजर सामने खड़े शख्स पर पड़ी, उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आई। दरवाजे पर खड़ा था ब्योमकेश बख्शी। वॉटसन को देखकर ब्योमकेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रात काफी बीत चुकी है वॉटसन, पर मुझे उम्मीद है मैंने तुम्हें इस वक्त डिस्टर्ब नहीं किया होगा। वॉटसन ने तुरंत जवाब दिया, नहीं मेरे दोस्त, अगर तुम आधी रात को मेरे दरवाजे पर हो तो यकीनन कोई गंभीर बात होगी। ब्योमकेश अंदर आया। कमरे की रोशनी हल्की थी और उसके चेहरे पर गहरी लकीरें साफ नजर आ रही थीं। ये एक ऐसा केस है, ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, जिसका जवाब अब तक मुझे भी पूरी तरह समझ नहीं आया। वॉटसन ने कुर्सी पर बैठते हुए पूछा, तो बताओ, क्या मैं तैयार हूं कहानी के लिए या फिर मुझे नींद का बहाना बना लेना चाहिए? वॉटसन हल्की सी हंसी हंसा, बिल्कुल नहीं ब्योमकेश, तुम अपनी बात जारी रखो। ब्योमकेश ने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, वॉटसन, ये मामला एल्डराबाद के करीब हुई कर्नल बकली की रहस्यमयी मौत का है। वो ब्रिटिश आर्मी की रॉयल माउंटेड रेजिमेंट का हिस्सा था। इस वक्त रेजिमेंट का कैंप शहर के बाहर लगा हुआ था। कर्नल बकली एक कमांडिंग ऑफिसर था और कैंप से थोड़ी दूर अपने एक अलग बंगले में रहता था। उसकी काबिलियत की दाद देनी पड़ेगी वॉटसन। आर्मी ज्वाइन करने के बाद उसने बहुत तेजी से तरक्की की, एक आम सिपाही से सीधा कर्नल के पद तक। उसकी शादी एक इज्जतदार परिवार की लड़की से हुई थी। उसकी बीवी का नाम था नैन्सी। शादी के बाद बाहर से तो सब कुछ ठीक लगता था, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ तो था जो ठीक नहीं था। पड़ोसियों और जानने वालों में से कुछ लोग दबी जुबान में कहते थे कि पति पत्नी के रिश्ते में कुछ दूरियां हैं। वो दोनों अक्सर एक साथ आते जाते हुए नहीं दिखते थे। ये दूरी शायद कर्नल बकली की तरफ से नहीं थी। वो अपनी बीवी से उतना ही प्यार करता था जितना एक आम शौहर करता है, लेकिन नैन्सी अगर कहीं बाहर जाना होता तो अक्सर अकेली ही जाती थी। वॉटसन ने गौर से सुना और पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? ब्योमकेश ने जवाब दिया, ये सारी बातें मुझे कर्नल के गार्डनर और उसकी 2 पुरानी नौकरानियों से पता चली हैं। वो लोग काफी अरसे से इस घर से जुड़े हुए थे। नैन्सी अक्सर चर्च एक्टिविटीज में हिस्सा लेने जाती थी, लेकिन वहां भी वो अपने शौहर के साथ नहीं जाती थी। उसके साथ होती थी उसकी पड़ोसन और करीबी सहेली मिसेस मॉरिसन। ये मीटिंग्स अक्सर रात के 8 बजे शुरू होती थीं और करीबन 1 घंटे तक चलती थीं। महीनों से ये सिलसिला ऐसे ही चलता आ रहा था, लेकिन पिछले हफ्ते अचानक वो मनहूस वाकया घट गया और वहीं से ये कहानी एक सीधी राह छोड़कर अंधेरे में उतर जाती है। चर्च की मीटिंग खत्म होते ही नैन्सी सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ी। जब वो बंगला पहुंची, घड़ी में रात के 9:30 बज रहे थे। उस वक्त नैन्सी का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसकी चाल में घबराहट थी और आंखों में अजीब सी बेचैनी। घर में घुसते ही उसने अपनी नौकरानी को आवाज दी और कहा, 1 कप चाय ले आओ।
ये सुनकर नौकरानी थोड़ी हैरान रह गई, क्योंकि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि चर्च से लौटने के बाद नैन्सी ने चाय की फरमाइश की हो। फिर भी नौकरानी ने कोई सवाल नहीं किया। वो चुपचाप एक कप गर्म चाय लेकर आ गई। इसी दौरान कर्नल बकली भी कमरे में मौजूद था। नैन्सी ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। कुछ ही पलों में दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। शुरू में आवाजें धीमी थीं, नौकरानी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। आखिर वो पति पत्नी थे, उनके बीच बात होना बिल्कुल आम बात थी। लेकिन कुछ ही देर में बातों का लहजा बदलने लगा। आवाजें तेज हो गईं और फिर धीरे धीरे ये बातचीत तीखी बहस में बदल गई। नौकरानी का दिल धक से रह गया जब उसने सुना कि बहस चीखों पुकार में तब्दील हो चुकी थी। अब उसे लगा कि कुछ तो गलत हो रहा है। वो भागकर दरवाजे के पास गई और दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। घबराहट में उसने दूसरी नौकरानी और गार्डनर को बुला लिया। तीनों ने मिलकर दरवाजा जोर से खोलना चाहा, मगर दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अंदर से पति पत्नी की बहस अभी भी जारी थी। दोनों जोर जोर से चिल्ला रहे थे। दरवाजे के बाहर खड़े लोगों ने जो अल्फाज सुने वो रूह तक को हिला देने वाले थे। नैन्सी चीख रही थी, तुम बहुत स्वार्थी हो, मतलबी इंसान, तुम्हारे पास दिल ही नहीं है, तुम्हें किसी के जज्बात की कोई कदर नहीं। जब से मैंने तुमसे शादी की है मेरी जिंदगी एक जहन्नुम बन चुकी है। मुझे मेरी जिंदगी वापस लौटा दो प्लीज। इसके बाद बाहर खड़े लोग अंदर क्या हो रहा है ये समझ ही रहे थे कि अचानक धाड़, अंदर से किसी भारी चीज के गिरने की तेज आवाज आई। क्या गिरा ये समझना मुश्किल था, लेकिन उस आवाज के बाद कमरे के अंदर एकदम खामोशी छा गई। पूरा बंगला जैसे सांस लेना भूल गया हो। दरवाजे के बाहर खड़े तीनों नौकरों को अब पूरा यकीन हो चुका था कि अंदर कुछ बहुत गलत हो चुका है, मगर वो करे भी क्या। दरवाजा अभी भी अंदर से बंद था। तब अचानक गार्डनर को याद आया, खिड़की की कमरे। वो तुरंत खिड़की की तरफ भागा। खिड़की से चढ़कर वो कमरे के अंदर घुस गया, लेकिन अंदर जाते ही जो मंजर उसने देखा उसकी चीख निकल गई। डर के मारे उसका पूरा जिस्म कांप उठा, जैसे किसी ने उसकी रूह खींच ली हो। कमरे के बीचों बीच उसके मालिक कर्नल बकली की लाश पड़ी हुई थी। सर पर गहरा जख्म था और जख्म से बहकर खून जमीन पर छोटा सा तालाब बना चुका था। और सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली बात, नैन्सी भी वहीं पास में पड़ी थी, बेहोश, बिल्कुल निश्चल। बाहर दरवाजे के पास दोनों नौकरानियां अभी भी चीख रही थी, दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर कमरे के अंदर जो सच था वो अब सामने आ चुका था और यहीं से ये केस और भी ज्यादा अंधेरा होने वाला था। दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक था, अंदर से बंद। गार्डनर ने घबराहट में दरवाजे की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि ताला खोला जा सके। अलमारियां, मेज के दराज, पर्दे के पीछे, मगर लाख कोशिशों के बाद भी चाबी कहीं नहीं मिली। गार्डनर गुस्से और डर के बीच आहिस्ता से बड़बड़ाया, कमाल है, अंदर से दरवाजा बंद किया गया मगर चाबी गायब। दोनों में से किसी एक ने दरवाजा अंदर से लॉक किया होगा, तो फिर चाबी गई कहां? गार्डनर पहले ही बहुत ज्यादा घबरा चुका था। वो तुरंत खिड़की के रास्ते बाहर निकल आया और बिना वक्त गवाए पुलिस को खबर दी। कुछ ही देर में पुलिस पहुंच गई। दरवाजा फिर भी नहीं खुला तो एक कारपेंटर बुलाया गया। कारपेंटर ने दरवाजे के बोर्ड्स अलग किए। लकड़ी टूटने की आवाज पूरे बंगलों में गूंज उठी। आखिरकार दरवाजा खुल गया, लेकिन अंदर का मंजर देखकर पुलिस भी सकते में आ गई। सवाल सिर्फ ये नहीं था कि कर्नल बकली मर चुका था, सवाल ये था कि आखिर मरा कैसे। ये एक आर्मी ऑफिसर की मौत थी, इसलिए तुरंत आर्मी हेडक्वार्टर्स को इत्तला भेज दी गई। वहीं से मेजर मार्टिन ने इस पेचीदा केस के लिए मेरे नाम की सिफारिश की और इस तरह ये केस मेरे हाथों में आ गया। मैंने इन्वेस्टिगेशन बहुत गहराई से शुरू की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स और क्राइम सीन को देखकर एक बात ने मुझे अंदर तक हिला दिया। कर्नल बकली के चेहरे पर सख्त डर के निशान थे, आंखें खौफ से फैली हुई। ये बात मेरी समझ से बाहर थे। एक ट्रेंड फौजी, एक कमांडिंग ऑफिसर, वो आखिरी लम्हों में इतना डरा हुआ क्यों था? ऐसा लग रहा था जैसे मौत से पहले उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो उसकी हिम्मत से परे था।
हो सकता है उसने अपने कातिल को बिल्कुल पास से देख लिया हो, या फिर किसी ऐसे हाल में देख लिया हो जहां उस वक्त वो अपना बचाव तक न कर पाया हो। शायद उसे ये एहसास हो चुका था कि मौत अब उसके सर पर खड़ी है, और इसी ख्याल ने उसके चेहरे पर वो बेइंतहा खौफ छोड़ दिया। मैंने दोबारा दोनों नौकरानियों और गार्डनर से बात की। फिर मैंने खुद भी कमरे के हर कोने में चाबी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन चाबी फिर भी नहीं मिली। ये बात और भी ज्यादा अजीब थी। कमरा अंदर से बंद था और चाबी का यूं गायब होना सिर्फ शक ही नहीं बल्कि हैरानी भी पैदा कर रहा था। उसके बाद मैंने मिसेस मॉरिसन से भी मुलाकात की, नैन्सी की पड़ोसन और करीबी दोस्त, लेकिन वहां से भी कत्ल से जुड़ी कोई खास बात हासिल नहीं हुई। नैन्सी अभी भी पुलिस के शक के दायरे में थी, लेकिन पुलिस के पास इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं था। अगर नैन्सी ने ही अपने शोहर का कत्ल किया तो वो खुद बेहोश कैसे हो गई? यहीं से मेरी तवज्जो धीरे धीरे घर के लोगों पर गई, दोनों नौकरानियां और गार्डनर। तब दोनों नौकरानियों में से एक थोड़ी देर सोचने के बाद बोली, जब मैडम और साहब एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे तो हमने दरवाजे के बाहर से मैडम के मुंह से एक नाम सुना था। ब्योमकेश ने चौंक कर पूछा, कौन सा नाम? नौकरानी ने धीरे से कहा, डेविड। ये सुनते ही डॉक्टर वॉटसन ने ब्योमकेश की तरफ देखा और कहा, हो सकता है ये सिर्फ पहला नाम हो, जैसे कर्नल डेविड बकली। ब्योमकेश ने गहरी नजर से वॉटसन को देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, नहीं, बात सिर्फ इतनी सिंपल नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ब्योमकेश बख्शी ने डॉक्टर वॉटसन की बात पूरी तरह काट दी। कर्नल बकली की डेड बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई है। डॉक्टर वॉटसन कुछ पल खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, साफ नजर आ रहा है ब्योमकेश, नैन्सी सबको बेवकूफ बना रही है। कमरे में सिर्फ वो और कर्नल थे। उसने किसी भारी चीज से कर्नल के सर पर वार किया और उसकी जान ले ली। फिर कत्ल के बाद खुद को बचाने के लिए बेहोशी का नाटक किया और पुलिस को गुमराह करने के लिए कमरे की चाबी छुपा दी। वॉटसन की बात खत्म होते ही ब्योमकेश ने उसकी आंखों में देखा और पूरी यकीन आवाज में बोला, नहीं वॉटसन, अगर चाबी कमरे में ही होती तो मेरी तलाश में वो मुझे जरूर मिलती। मैंने कमरे का एक एक कोना पूरी तवज्जो से छान मारा, लेकिन चाबी वहां थी ही नहीं। वॉटसन ने थोड़ा सोचकर कहा, यह इत्तेफाक भी हो सकता है हम तक चाबी पहुंच ही ना पाए हों। ब्योमकेश ने सर हल्का सा हिलाया, हो सकता है, लेकिन नैन्सी पर शक न करने की मेरे पास एक और वजह भी है। कमरे की खिड़की के बाहर जमीन पर इंसानी फुटप्रिंट्स मिले थे। वॉटसन चौंक गया, तो तुम कहना चाहते हो कि वहां कोई तीसरा शख्स भी था? ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा, हाँ बिल्कुल। जिस कमरे में कत्ल हुआ मैंने उसकी दीवारों को बहुत गौर से देखा। वो दीवारें बिल्कुल किसी म्यूजियम जैसी थीं। लगता था कर्नल को एंटीक चीजें जमा करने का शौक था। पुरानी तलवारें, चाकू, भाले और बड़ा भरक का हथियार। ब्योमकेश ने पल भर रुककर कहा, मेरी थ्योरी के मुताबिक खिड़की के बाहर कोई न कोई पहले से मौजूद था। वो वहां खड़ा रहकर पति पत्नी की बहस सुन रहा था। जैसे ही उसे मौका मिला वो खिड़की के रास्ते कमरे के अंदर घुस आया। उसने कर्नल के एंटीक हथियारों में से किसी एक को उठाया और एक ही वार में कर्नल के सर पर जबरदस्त चोट मारी। कर्नल को संभलने का मौका तक नहीं मिला। मौत उसी पल आ गई। ब्योमकेश की आवाज और गहरी हो गई। इस भयानक मंजर को देखकर नैन्सी का होश उड़ गया होगा। वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी होगी। इसके बाद कातिल ने भागने की कोशिश की। वो दरवाजे तक भी गया होगा। उस वक्त दरवाजे के ताले में चाबी अंदर से लगी हुई थी। उसने चाबी घुमाकर दरवाजा खोलना चाहा होगा, लेकिन तभी बाहर खड़े नौकरों की आवाजें उसके कानों में पड़ी होंगी। डर के मारे उसने सोचा होगा कि कहीं नौकर दूसरी चाबी से दरवाजा न खोल दे। इसी घबराहट में उसने ताले से चाबी निकाली, खिड़की से कूदकर भाग गया और चाबी भी अपने साथ ले गया। डॉक्टर वॉटसन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी कहानी वाकई बहुत रोचक लग रही है ब्योमकेश। ब्योमकेश ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वॉटसन, अभी इस रोचक कहानी में एक और किरदार बाकी है। वॉटसन ने हैरानी से पूछा, अच्छा, और वो रोचक किरदार कौन है? ब्योमकेश की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वो धीरे से बोला, ये किरदार बिल्कुल इंसान जैसा नहीं है। ये छोटा सा है,
चूहे जैसा, और इसके नुकीले पंजे हैं। ये कोई जानवर होना चाहिए। डॉक्टर वॉटसन ने आधी हंसी के साथ पूछा, तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या वो छोटा चूहे जैसा जानवर भी अपने फुटप्रिंट्स छोड़कर गया था? वॉटसन ने इसे मजाक समझा, लेकिन ब्योमकेश बख्शी का चेहरा बिल्कुल संजीदा था। ये मजाक की बात नहीं है वॉटसन, ब्योमकेश ने धीमी आवाज में कहा। हर जानवर अपने पैरों के निशान जरूर छोड़ता है। इतना कहकर ब्योमकेश ने अपनी कोट की जेब में हाथ डाला। उसने एक मुड़ा हुआ कागज निकाला और धीरे से उसे खोल दिया। फिर वो कागज वॉटसन के सामने रख दिया। कागज पर छोटे छोटे नुकीले पंजों के निशान बने हुए थे। वॉटसन ने हैरानी से उन्हें देखा और बोला, लेकिन इसमें अजीब क्या है? ऐसे छोटे जानवर तो गार्डन में बहुत घूमते रहते हैं। ब्योमकेश ने आंखों में गहराई के साथ कहा, हाँ, ऐसे जानवर गार्डन में घूमते हैं, लेकिन किसी कमरे के अंदर खिड़की पर लटके हुए पर्दों पर ऐसे पंजों के निशान मिलना ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। वॉटसन एकदम से चौंक गया। तुम्हारा मतलब? ब्योमकेश ने कहा, ये पंजों के निशान उसी कमरे के पर्दे पर मिले हैं जहां कर्नल बकली का कत्ल हुआ। इसका मतलब ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं। वॉटसन ने थोड़ा रुक कर कहा, लेकिन खिड़की से ऐसे जानवर अंदर आ ही कैसे सकता है? ब्योमकेश ने धीमी आवाज में जवाब दिया, बिल्कुल आ सकता है, अगर वो अकेले ना हो। या फिर ये कहना ज्यादा सही होगा कि ये जानवर कातिल के साथ था। अभी तक एक और सवाल बाकी था। हम ये भी नहीं जानते कि चर्च से लौटते वक्त नैन्सी अचानक इतनी परेशान क्यों हो गई थी। आखिर उस रात उसने क्या देखा था? वॉटसन ने सोचकर कहा, मुझे हैरानी इस बात की है कि अब तक तुम्हें उसकी पड़ोसन दोस्त मिसेस मॉरिसन से कोई खास बात क्यों नहीं मिली? ब्योमकेश ने गहरी सांस ली। इसी वजह से मैंने मॉरिसन से दोबारा मुलाकात की। मैंने उसे मामले की गंभीरता समझाई, उसे बताया कि उसकी खामोशी नैन्सी को खतरे में डाल सकती है, क्योंकि कानून की नजर में अभी भी नैन्सी ही कातिल थी। ये सुनकर मॉरिसन ने आखिरकार सच बोलना शुरू किया। मॉरिसन ने कहा, चर्च से लौटते वक्त हम अक्सर हिटन स्ट्रीट से गुजरते थे। ये स्ट्रीट ज्यादातर सुनसान रहती है। उस रात भी हम वहीं से आ रहे थे। अचानक न जाने कहां से एक आदमी नैन्सी के सामने आ खड़ा हुआ। वो आदमी आधी उम्र का था। उसने पुराने मिले कुचले चमकीले कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल वैसे जैसे गलियों में हाथ की सफाई दिखाने वाले जादूगर पहनते हैं। उस आदमी को देखकर नैन्सी के मुंह से हैरानी भरी आवाज निकली। वो पहले पहचान नहीं पाई, लेकिन कुछ पल बाद जैसे ही उसे याद आया, वो डर के साथ साथ खुशी से बोली, सरप्राइज, तुम तो 30 साल पहले मर चुके थे। मॉरिसन ने बताया, जैसे ही नैन्सी को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने तुरंत उस आदमी का हाथ पकड़ा और उसे एक तरफ ले गई। मॉरिसन ने कहा, मैं उनकी बातें सुन नहीं सकती थी। दोनों वहां खड़े थे, न जाने क्या बात कर रहे थे। लेकिन जब नैन्सी उस आदमी से अलग हुई, उस आदमी का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। उसने गुस्से में नैन्सी की तरफ मुक्का दिखाया, जैसे कोई धमकी दे रहा हो। इससे ज्यादा मॉरिसन ने कुछ नहीं बताया वॉटसन, क्योंकि नैन्सी ने उस आदमी के बारे में कभी कोई बात नहीं की। वॉटसन ने सोचते हुए पूछा, तो क्या यह मुमकिन है कि वही आदमी कर्नल की खिड़की के बाहर खड़ा था और मौका देखकर उसने ही कत्ल किया? ब्योमकेश बख्शी ने गंभीर आवाज में कहा, अभी मैं इस बारे में कुछ भी पक्का नहीं कह सकता वॉटसन, क्योंकि मेरे पास अभी पक्के सबूत नहीं है। वॉटसन ने तुरंत कहा, अगर वो गलियों और फुटपाथ पर हाथ की सफाई दिखाने वाला कोई बाजीगर है तो उसे ढूंढना मुश्किल नहीं होगा। ब्योमकेश ने सर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल, मैंने उस आदमी के बारे में जांच की और मुझे पता चला कि वो हडसन स्ट्रीट पर एक पुराने किराए के मकान में रह रहा है। मैंने उसकी मकान मालकिन से बात की। उस औरत ने मुझे उसके बारे में काफी कुछ बताया। उसने कहा, वो आदमी पिछले 1 हफ्ते से मेरे मकान में रह रहा है। रात को गलियों में तमाशा दिखाकर पैसे कमाता है, इसी से उसकी रोजी रोटी चलती है। फिर मैंने उस औरत से पूछा,
क्या उस आदमी के पास कोई छोटा चूहे जैसा जानवर भी है? उस औरत ने थोड़ा सोचकर कहा, हाँ, एक है। वो जानवर हमेशा उसके साथ रहता है। वो उसका तमाशा दिखाने में इस्तेमाल करता है। ब्योमकेश ने आगे कहा, जब मैं वहां पहुंचा उस वक्त वो बाजीगर घर पर नहीं था, लेकिन इस केस को सुलझाने के लिए कल सुबह उससे मिलना बहुत जरूरी है। ब्योमकेश ने डॉक्टर वॉटसन की तरफ देखा। वॉटसन, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? वॉटसन हैरानी से बोला, कमाल है ब्योमकेश, ये केस तो तुम लगभग सॉल्व कर ही चुके हो, फिर मेरी क्या जरूरत है? ब्योमकेश ने सीधे अल्फाजों में कहा, जरूरत है वॉटसन। कल जब मैं उस आदमी से पूछताछ करूंगा तो उसकी बातों की सच्चाई के लिए एक और आदमी का होना, या यूं कहो एक गवाह का होना बहुत जरूरी होगा। कल तुम मेरे गवाह रहोगे। वॉटसन ने सर हिलाकर कहा, ठीक है, कल सुबह वहां चलते हैं। अगली सुबह ब्योमकेश बख्शी और डॉक्टर वॉटसन एक ट्रेन से रवाना हुए। ट्रेन से उतरकर दोनों सीधा हडसन स्ट्रीट पहुंच गए। उस वक्त बाजीगर अपने घर पर ही था। ब्योमकेश और वॉटसन तेज हवा के झोंकों की तरह अचानक उसके घर के अंदर घुस गए। इतनी अचानक एंट्री देखकर बाजीगर चौंक गया। वो घबराकर इधर उधर देखने लगा। ब्योमकेश ने सख्त आवाज में कहा, घबराइए मत मिस्टर हेनरी, मैं डिटेक्टिव हूं। हम दोनों आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। हेनरी ने रूखी आवाज में जवाब दिया, मैं तुम दोनों को जानता भी नहीं, तो मैं तुमसे बात क्यों करूं? ब्योमकेश ने सीधा सवाल किया, अगर हम तुम्हें जानते ना हो तो फिर कर्नल बकली और मिस नैन्सी को जानते हो? तो जरूर जानते होंगे। इतना सुनते ही उस बाजीगर के चेहरे पर अजीब से रंग आते जाते रहे। आंखों में पहले हैरानी, फिर गुस्सा, फिर खौफ। ब्योमकेश बख्शी ने ठंडी आवाज में कहा, हमने तुम्हें ये तो बताया ही नहीं कि उनका कत्ल हो चुका है। ये सुनते ही बाजीगर बौखला गया। उसकी आवाज लरज उठी। मैंने अखबार में पढ़ा था, कल रात तक तो मैंने उसे जिंदा देखा था। तुम शहर में आए और तुम्हारे आते ही वो इस दुनिया से चला गया। इसमें मेरा क्या लेना देना? उसने गुस्से में कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। ये कहकर उसने ब्योमकेश बख्शी और वॉटसन की तरफ पीठ घुमा ली। ब्योमकेश बख्शी ने धीमी मगर तेज चुभने वाली आवाज में कहा, यह बात तुम मेरी आंखों में देखकर भी कह सकते थे। इतनी जल्दी पीठ क्यों घुमाई? बाजीगर भड़क उठा, बस यहां से निकल जाओ अभी। ब्योमकेश बख्शी हल्का सा मुस्कुराया, हां, मैं चला जाऊंगा, लेकिन इतना याद रखना, इस कत्ल का इल्जाम नैन्सी पर लगा हुआ है और सजा भी उसी को मिलेगी। फिर ब्योमकेश बख्शी ने एक पल का वक्फा लिया। सिर्फ तुम जानते हो कि कत्ल नैन्सी ने नहीं किया। हां, बाजीगर के मुंह से अचानक सच निकल गया। फिर वो एकदम चुप हो गया। उसकी आंखें फैल चुकी थीं। वो ऐसा कर ही नहीं सकती। वो तो एक चींटी तक नहीं मार सकती। कमरे में सन्नाटा छा गया। सिर्फ उसकी तेज सांसों की आवाज थी। ब्योमकेश बख्शी ने आगे बढ़ते हुए कहा, और ये भी बता दो, तुम उसे सालों से जानते हो, है ना? नहीं, ये सब बकवास है, बाजीगर हिचकियों के बीच बोल रहा था। ब्योमकेश बख्शी ने टेबल पर पड़ी हुई एक चाबी उठाई और उसे बाजीगर के सामने ले आया। चलो ये बताओ, वो कमरा जहां कत्ल हुआ, उस कमरे की चाबी तुम्हारे घर में क्या कर रही है? ये चाबी यहां कैसे आई? चाबी देखते ही बाजीगर के चेहरे से खून निकल गया। पसीना उसकी पेशानी से टपक रहा था। हेनरी, ब्योमकेश बख्शी ने नाम लेकर कहा, सच बताओ, क्या ये चाबी तुमने उठाई थी? बाजीगर ने आंखें झुका लीं। अब सीधा सीधा बताओ, उस रात ब्योमकेश बख्शी के घर में असल में हुआ क्या था? आखिरकार उस आदमी ने हार मान ली। उसके कंधे झुक गए। ये बहुत लंबी दास्तान है, वो धीरे से बोला। इसकी शुरुआत आज से 30 साल पहले हुई थी। मैं और बार्कले दोनों फौज में थे। बार्कले एक सीनियर फौजी था। उसकी आवाज भर्रा गई। नैन्सी से मेरी गहरी दोस्ती थी। मुझे हाथ की सफाई, जादू के छोटे मोटे खेल दिखाने का शौक था। नैन्सी मेरे खेल देखकर बहुत खुश होती थी। मैं उसे पसंद करता था और वो भी मुझे पसंद करती थी। एक गहरी सांस। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, मगर उसके वालिद कुछ और ही चाहते थे। उन्होंने नैन्सी के लिए पहले ही सोच रखा था और वो सोच बार्कले पर जाकर रुकती थी। बार्कले सब कुछ जानता था, मेरे और नैन्सी के बारे में।
लेकिन उसे ये बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि वो खुद भी नैन्सी को चाहता था। वो नैन्सी से शादी करना चाहता था, इसीलिए बार्कले मुझे सख्त नफरत की नजर से देखता था। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी और कहानी अब और भी अंधेरी होने वाली थी। ये बात उन दोनों के बीच की थी, हेनरी ने भारी आवाज में कहना शुरू किया। उस वक्त हमारी रेजिमेंट हिंद बॉर्डर के करीब तैनात थी। मुझे अपनी रेजिमेंट को एक खास जगह तक पहुंचाना था। उसकी आंखें यादों में डूब गईं। मुझे खबर मिली कि उस रास्ते पर क्रांतिकारियों के एक दल से मुठभेड़ हो सकती है। मैं बेकार की लड़ाई नहीं चाहता था। मैं अपने सीनियर को इस बारे में इत्तला देना चाहता था, लेकिन बार्कले ने मुझे रोक लिया। हेनरी की आवाज कड़वी हो गई। उसने कहा कि वो इस इलाके को जानता है। उसने मुझे एक महफूज रास्ता बताया जिससे मैं बिना किसी टकराव के अपनी रेजिमेंट को मंजिल तक ले जा सकता था। उसने मुझे एक नक्शा भी दिया। एक लम्हा रुककर हेनरी ने कहा, मैं उस पर भरोसा कर बैठा, लेकिन मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो मुझसे दुश्मनी निभा रहा है। मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरह नैन्सी और मेरे बीच का रास्ता हमेशा के लिए साफ कर रहा है। उसकी आवाज भर आई। काश मैं उसकी मक्कारी को वक्त पर पहचान लेता। मैं उसके बिछाए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। बार्कले के बताए हुए रास्ते पर ही मुझे पकड़ लिया गया। अंधेरे कमरों में मुझे बेरहमी से टॉर्चर किया गया। भूख, प्यास और रोज नई आजमाइश, लेकिन सबसे ज्यादा नैन्सी के प्यार की तरफ मुझे जिंदा जलाती रही। मैं कैसे भी हो सिर्फ उसके पास वापस जाना चाहता था, मगर मैं मजबूर था। मैं हर पल अपनी किस्मत को कोसा करता रहा। कुछ देर बाद वो बोला, फिर काफी अरसे बाद मुझे वहां से नेपाल ले जाया गया। लूटपाट के इरादे से हमारे कैंप पर हमला हुआ। मुझे कैद कर लिया गया और अपने साथ ले गए। मेरे साथ गुलामों जैसा सलूक हुआ। मुझे खेती बाड़ी के काम पर लगा दिया गया। सालों तक हर तरह की अजियत झेलते हुए मेरा चेहरा बिल्कुल बदल गया। मेरा जिस्म ऐसा हो गया जैसा आप देख रहे हो। कमरे में खामोशी और गहरी हो गई। एक दिन मुझे मौका मिला। मैं किसी तरह वहां से भाग निकला। मेरे पास कुछ पैसे थे। उन्हीं के सहारे मैं वापस इंग्लैंड पहुंच गया। हेनरी ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, इंग्लैंड मेरी अपनी जमीन थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने भी मुझे नहीं अपनाया। जो भी मेरे चेहरे को देखता नफरत से मुंह फेर लेता। मजबूरन जिंदा रहने के लिए मैंने बाजीगरी और जादूगरी शुरू कर दी। फिर एक पल रुककर बोला, और फिर एक दिन रास्ते चलते मैं नैन्सी से टकरा गया। ब्योमकेश बख्शी ने बीच में कहा, उसे देखकर तुम भावुक हो गए थे, है ना? हेनरी ने सर हिला दिया। हाँ, मैं उसे कभी भूला ही नहीं था। वही प्यार था जिसने मुझे इतना सब कुछ झेलने के बाद भी जिंदा रखा। नैन्सी ने मुझे बताया कि उसे मेरी मौत की खबर मिल चुकी थी। उसने सालों मेरा इंतजार किया। उसके बाद ही उसने बार्कले से शादी के लिए हाँ कही। मैंने नैन्सी को बार्कले की साजिश, उसका धोखा, सब कुछ बता दिया। वो सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने नैन्सी से कहा, मेरे साथ वापस चलो, लेकिन नैन्सी ने धीरे से कहा, चाहे जो भी हो, बार्कले ही मेरा शौहर है। और अब 30 साल बाद उसकी बात यहीं अटक गई। कमरा अंधेरी यादों से भर चुका था। वापस लौटना नामुमकिन है। नैन्सी के ये अल्फाज सुनकर मुझे जैसे अंदर से झटका लगा। मेरा दिल भर आया। गुस्सा और बेबसी दोनों एक साथ फूट पड़े। मैं नैन्सी से नाराज हो गया और वो बिना कुछ कहे वहां से चली गई। लेकिन मैं रुक नहीं पाया। मैं उसके पीछे पीछे उसके घर तक पहुंच गया। रात गहरी हो चुकी थी। खिड़की के शीशे पर हल्की सी रोशनी थी। मैं चुपचाप खिड़की के पास गया और अंदर झांका। अंदर बार्कले और नैन्सी झगड़ रहे थे। उनकी आवाजें तेज थीं, गुस्से से भरी हुईं। तभी अचानक बार्कले की नजर खिड़की पर पड़ी और उसकी नजर मुझ पर टिक गई। मुझे देखते ही जैसे उसके होश उड़ गए। उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे उस पर बिजली गिर पड़ी हो। उसका चेहरा पल भर में सफेद हो गया। आंखें फैल गईं और अगले ही लम्हे वो लड़खड़ाया और सीधा गिर पड़ा। उसका सर टेबल के कोने से जोर से टकराया।
टकराते ही सर फट गया और शायद उसी पल उसकी मौत हो गई। बाकले की वो हालत देखकर नैन्सी बुरी तरह घबरा गई और अगले ही पल वो भी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। मैं खिड़की से अंदर आ गया। मैंने देखा बाकले मर चुका था और नैन्सी जमीन पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उन दोनों को इस हालत में देखकर मैं खुद भी कांप उठा। मैंने अभी तक ये भी चेक नहीं किया था कि नैन्सी जिंदा है या नहीं। मुझे सिर्फ एक ही सोच सताने लगी, यहां से निकलना होगा। मैं उसे कमरे के दरवाजे से बाहर ले जाना चाहता था। मैं दरवाजे के पास गया, चाबी घुमाने ही वाला था कि तभी दरवाजे के दूसरी तरफ से नौकरों की चीखने की आवाज आई। दरवाजा जोर जोर से थपथपाया जा रहा था। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। मैंने सोचा, इस हालत में अगर मैं बाहर निकला तो सब मुझे ही कातिल समझेंगे। मैंने चाबी दरवाजे से निकाल ली और वापस खिड़की की तरफ भागा। लेकिन खिड़की से बाहर निकलते वक्त मेरी जेब से मेरा पालतू नेवला बाहर आ गया। वो सीधा खिड़की के पर्दे पर चढ़ गया। मैं उसे वहां छोड़कर नहीं जा सकता था। वही मेरी रोजी रोटी का जरिया था। वो पहले भी मेरी जेब से निकलकर बाहर आ चुका था जब मैं खिड़की के पास खड़ा उन दोनों का झगड़ा देख रहा था। मैंने जल्दी से पर्दे से अपना नेवला उठाया और फिर खिड़की से बाहर भाग गया। इतना कहकर हेनरी चुप हो गया। डॉक्टर वॉटसन ने धीरे से पूछा, तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुमने बाकले का कत्ल नहीं किया? हेनरी ने सर हिला दिया। हां, मैंने उसे नहीं मारा, ना ही नैन्सी ने। वो अपने आप मरा है। उसके कर्मों की सजा भगवान ने खुद ही दे दी। उसकी मौत सिर्फ एक दुर्घटना थी। मैं वहां मौजूद था। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। ये सुनते ही ब्योमकेश बख्शी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। वो धीरे से बोला, ये सच मुझे पहले से पता था, क्योंकि मैंने टेबल के कोने पर जमा हुआ खून देखा था और टेबल का वो कोना थोड़ा सा घिसा हुआ भी था। ऐसा तभी होता है जब कोई बहुत जोर से उससे टकराता है या फिर सर को जबरदस्ती बहुत जोर से टेबल पर मारा जाए। नैन्सी ऐसा कर ही नहीं सकती थी और तुम्हारे जिस्म में भी अब इतनी ताकत नहीं थी। तुम बहुत बूढ़े हो चुके हो। ब्योमकेश बख्शी ने गहरी नजर से हेनरी को देखा। मैं इसलिए चुप था क्योंकि मैं ये सच तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। ये कहकर ब्योमकेश खामोश हो गया। उसके बाद ब्योमकेश बख्शी और डॉक्टर वॉटसन उस आदमी को उसके घर से बाहर निकाल लाए। रात की हवा अब भी भारी थी। दोनों सीधा मेजर मर्फी के पास पहुंचे और पूरी दास्तान उसे बता दी। सब कुछ सुनने के बाद मेजर मर्फी ने गहरी सांस ली और फिर बोला, ब्योमकेश, आज सुबह ही बार्कले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक बार्कले की मौत सर पर चोट लगने से नहीं हुई। उसकी मौत खौफ की वजह से आए हार्ट अटैक से हुई है। ये सुनते ही ब्योमकेश बख्शी और डॉक्टर वॉटसन दोनों के चेहरों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। सच आखिर सामने आ ही गया था। मेजर मर्फी ने दोनों का दिल से शुक्रिया अदा किया। इजाजत लेकर ब्योमकेश और वॉटसन वहां से रवाना हो गए। ट्रेन पकड़ने के लिए दोनों स्टेशन की तरफ चल पड़े। प्लेटफॉर्म पर चलती हुई ठंडी हवा के बीच डॉक्टर वॉटसन ने कहा, बख्शी, इस केस में एक राज अभी भी अनसॉल्व रह गया था। शायद तुम डेविड के बारे में सोच रहे हो? वॉटसन ने खुद ही सवाल का जवाब दिया। ब्योमकेश बख्शी धीरे से मुस्कुराया। हाँ वॉटसन, मैं वही सोच रहा था। ये डेविड का राज क्या था? ब्योमकेश बोला, उस रात जब नैन्सी अपने शौहर से बहस कर रही थी, बाहर खड़े नौकरों ने नैन्सी के मुंह से डेविड का नाम सुना था, लेकिन असल में डेविड कोई इंसान नहीं था। डेविड बाइबल का एक किरदार है। बाइबल की कहानी में डेविड का किरदार बिल्कुल वही है जो इस कहानी में हेनरी और नैन्सी के बीच था। नैन्सी गुस्से में बार्कले की तुलना डेविड से कर रही थी। बस इसी वजह से नौकरों ने उसके मुंह से डेविड शब्द सुना। डॉक्टर वॉटसन हैरानी से बोला, कमाल है बख्शी, तुम्हारे पास हर बात का जवाब होता है। ब्योमकेश ने गंभीर आवाज में कहा, वॉटसन, सबसे मुश्किल इन्वेस्टिगेशन भी सिर्फ सवालों और उनके जवाबों पर ही टिकी होती है। एक भी सवाल का जवाब अगर ना मिले तो समझ लो कहानी में कुछ गड़बड़ है। छूटा हुआ सिर्फ एक जवाब भी सही गुनहगार को तुम्हारे सामने ला खड़ा करता है, और अगर
एक झूठा सवाल बिना जवाब के रह जाए तो वही किसी बेगुनाह के गले में फांसी का फंदा डाल सकता है। डॉक्टर वॉटसन ने संतुष्टि भरी आवाज में कहा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने बख्शी। उसके बाद दोनों ट्रेन में बैठे और अपने घर की तरफ रवाना हो गए। रात का सफर खामोश था, लेकिन सच की रोशनी सब कुछ उजागर कर चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही और भी दिलचस्प, रहस्यमयी और डरावनी कहानियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। मुझे और इस कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।